कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। आतिफ फलक को थामे हुए उसे उसके कमरे के आईने की तरफ ले आया और फलक को आईने के सामने करते हुए वो खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। आईना इतना बड़ा था कि फलक का पूरा अक्स उसमें साफ झलक रहा था। क्या हुआ आतिफ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि तुम बार बार कहती थी ना, तुम्हें मेरी दुल्हन देखना है, उसकी फोटो देखनी है और उससे मिलना है। तो लो, मिल लो। ये है मेरी पसंद, मेरी होने वाली, मेरी हो चुकी दुल्हन। अब फोटो क्या करोगी देखकर? आतिफ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा तो फलक फौरन पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। नहीं आतिफ। क्या नहीं? ये सही नहीं किया तुमने। क्यों? बाद में पछताओगे तुम। बात की बाद में देखेंगे। आतिफ अपने बालों में हाथ फेरता हुआ काफी बेफिक्री में शर्त लहजे से बोला। बाद में? तो क्या तुम बाद में मुझे छोड़ दोगे? ये तो अब हरगिज मुमकिन नहीं। फलक, चलो अब ये रोना धोना बंद करो और अच्छे बच्चों की तरह ये जो दुपट्टा तुमने डाला है, जाकर इसका पूरा जोड़ा पहन कर आओ। अब वक्त आ गया है कि तुम तुम्हारी शादी में आने वाले सभी मेहमानों से मिलो। फलक, बाहर आकर देखो कितने लोग आए हैं हमारी शादी में, हमें दुआएं देने। मुझे किसी से नहीं मिलना। फलक ने तपाक से जवाब दिया और आईने के सामने से हट गई। अरे ऐसे कैसे नहीं? मैं मिलवाऊंगा ना मेरी वाइफ को मेरे अपने सभी रिलेटिव से। नहीं बस। फलक की जिद पर आतिफ गुस्सा आने के बजाय हंसी आ रही थी। क्या बोला था तुमने कि तुम्हारी पसंद का लहंगा क्यों लिया है मैंने अपनी शादी पर, अपनी दुल्हन के लिए? तो माय डियर बेबी, जब मेरी शादी की दुल्हन तुम हो तो लहंगा किसकी पसंद का लेता मैं? आतिफ ने धीरे से फलक के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हुए कहा। आतिफ, मैं नहीं पहनूंगी कुछ भी और ना ही बाहर आऊंगी। अगर ये तुम्हारी जिद है तो अब मेरी भी सुन लो। मैं बार बार तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। सब वेट कर रहे हैं, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ बाहर। आतिफ ने उसी तरह आराम से कहा। मैं नहीं आऊंगी आतिफ, और नहीं आऊंगी। फलक झल्लाई। मैं कह रहा हूं तुम आओगे और जरूर आओगी फलक। तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो क्या? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले? फलक, बीबी हो तुम मेरी, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, कितना हुक्म चला सकता हूँ तुम पर, ये तुम जान जाओगे। पर मैं ये शादी को नहीं मानती। तुमसे निकाह किया है तुम्ही से पूछकर, और अब तुम्हें भी इस शादी को तब तक मानना होगा फलक, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। आतिफ ने दृढ़ता से फलक को एकटक देखते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जल्दी जोड़ा पहनो फलक, मैं उल्फत को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें दुल्हनों जैसी रेडी कर देगी। आतिफ कहता है ही गया, जबकि फलक धप्प से जमीन पर बैठ गई। उसके सर पर पड़ा वो लाल दुपट्टा कमरे की फर्श पर फैला हुआ था। हिना यार, अभी तुम 4 दिन पहले तो आतिफ की शादी अटेंड करके आई हो, और अब इतनी जल्दी तुम्हें अपने मायके शायके जाना है? क्यों कर रही हो ऐसा जुल्म मुझ पर? हिना कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी अपने मायके जाने के लिए, जबकि असीम चेहरे पर बेचैनी लिए बार बार उसका हाथ पकड़कर रूठे पस से बोला था। क्या असीम, छोड़े प्लीज, मुझे रेडी होने दीजिए ना। हिना ने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिया और आंखों में काजल लगाने लगी। हिना, मत जाओ ना यार। असीम ने वापस उसके हाथ पकड़ते हुए जैसे उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। क्यों ना जाऊं? हिना को इरिटेट होने के बजाय असीम की बेकरारी पे हंसी आ रही थी। वो खुश थी कि उसका संजीदा शौहर कैसे बच्चों से जिद लिए उसके आगे पीछे घूम रहा था। क्योंकि हिना, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा ना यार। असीम, बस 1-2 दिन के लिए ही तो जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। जाना जरूरी है? हाँ, घर वालों ने बुलाया है। तो उन्हें मना कर दो ना कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। नहीं, मुझे जाना है। उफ हिना, शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं। हिना ने साफ कहा तो असीम, जो उसे उम्मीद से देख रहा था, अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया, जैसे खुद से ही कह रहा हो कि उसका ये पैतरा भी उसके काम नहीं आया। असीम, मेरे भतीजे तबरेज का ऑपरेशन हुआ है तो जाना तो पड़ेगा ना। हिना आहिस्ता से बोली और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। अच्छा, हो गया ऑपरेशन? गुड। असीम ने खुशी और सादगी से कहा तो हिना उसका मुंह देखती रही।
क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? असीम, डॉक्टर ने बोला है कि तबरेज का ऑपरेशन उन्होंने एनजीओ के चलते फ्री में किया है, लेकिन मुझे पता है वो ऑपरेशन क्यों हुआ है। हिना थोड़ी सीरियसली बोली तो असीम उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तुम्हें क्या पता है ना, यही कि तबरेज का ऑपरेशन आपने करवाया है। व्हाट? मैंने? हाँ, और यही नहीं, साथ भाई की जॉब भी आपकी वजह से वापस मिली है। मैं सब जानती हूँ असीम, पर कभी कहती नहीं आपसे कि आप गुस्सा करेंगे। तुम्हें कैसे पता? मैं आपकी बीवी हूँ, आपके बारे में इतना तो जानना मेरा फर्ज है असीम। किसी से कहोगी तो नहीं? तुम्हारे घर वाले बहुत खुददार हैं, उन्हें बुरा लगेगा कि मैंने उनकी मदद की, वो भी बिना उन्हें बताए। असीम ने अब सारी सच्चाई हिना के सामने खोल दी। लेकिन असीम, क्यों? हिना, मुझे क्रेडिट लेने की आदत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुमसे जुड़ी हर हस्ती खुश रहे, ताकि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ी हो। इतना प्यार करते हैं मुझसे? कोई शक है क्या? नहीं। हाँ, पर तुम नहीं करती हो मुझे प्यार। असीम ने शरारत से रूठ कर कहा। अच्छा, और भला क्यों? ये किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे छोड़कर जा नहीं रही होती। असीम ने एक बार फिर से उसका हाथ थाम लिया और जैसे बेकरार होकर बोला। तो हिना को हंसी आ गई। असीम, मैं हंसी हमेशा के लिए नहीं जा रही, बस लौट आऊंगी। फिर भी मत जाओ ना यार, मेरा दिल नहीं लगेगा अपनी डॉल के बगैर। हिना भाई, जल्दी करो, ड्राइवर कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। हिना, क्या कर रही हो? तैयार हुई कि नहीं? असीम और हिना आपस में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बात कर रहे थे जब आयशा ने दरवाजा नॉक करते हुए अंदर आते हुए कहा। तो दोनों जल्दी से अलग हो गए। क्या हुआ अम्मी? ओ, अच्छा, तो तू भी यही है। तभी मैं सोचूं ये लड़की इतनी देर से कमरे में बंद हुई है, क्या तैयारी कर रही है? असीम ने पूछा तो आयशा उसको घूरने लगी और बनावटी नाराजगी से उसे डांट दिया। तुम दोनों जब साथ होते हो तो सब भूल जाते हो, है ना? अम्मी, मैंने क्या किया है? आप हमेशा मुझे ही क्यों डांटती हैं? बस अपनी बहू को कुछ नहीं कहती हैं, जबकि यही देर लगा रही है। असीम ने हिना को घूरा था, जो मंद मंद उस पर हंस रही थी। ये तो मेरी लाडो है, बुरा इंसान तो तू है। असीम, इसकी हेल्प नहीं कर सकता था क्या? वहाँ बेचारा ड्राइवर कब से वेट कर रहा है इसका। हिना, जाओ जल्दी। जी अम्मी, बस आ रही थी। हिना ने असीम को देखते हुए आयशा से कहा। अम्मी, ड्राइवर से मना कर दीजिए, हिना को मैं ड्रॉप कर दूंगा। हिना जल्दी से अपना दुपट्टा संभालते हुए वहां से जाने लगी थी जब असीम ने आयशा से कहा, लेकिन तेरा ऑफिस? अम्मी, मैं ऑफिस थोड़ी देर में चला जाऊंगा, पहले हिना को ड्रॉप कर दूं, प्लीज़। प्लीज़ कैसा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बीवी तेरी है, तू जान, जो जी में आए करो, दोनों मुझे क्या, पर जल्दी करो। आयशा वहां से चली गई तो असीम और हिना एक बार फिर से एक दूसरे से चिपक गए। आयशा ने कमरे से बाहर जाते हुए पलट कर पीछे देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। खुदा का शुक्र है, मेरे बच्चे एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं, ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे मौला। आयशा ने दरवाजे से ही उन दोनों की बलाएं ले ली और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गई। आतिफ, कब से पूछ रही हूँ, बताओ ये तुम क्या कर रही हो और क्यों? आतिफ, जो फलक के कमरे का जरूरी सामान बाहर निकलवा कर उसे लिविंग में रखवा रहा था और फलक उसके पीछे पीछे चलती हुई बेचैनी से पूछ रही थी, पर आतिफ चुप ही रहा और बिना फलक को कोई जवाब दिए उसी तरह कुछ सर्वेंट के साथ अपना काम करता रहा। आतिफ, बताओ, मैंने कहा, मेरे कमरे का सामान बाहर क्यों निकाला है तुमने? क्योंकि फलक, अब इस कमरे में लॉक लगेगा, इसलिए। आतिफ फलक के सामने आते हुए अपनी जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथ डाले एक एटीट्यूड भरे अंदाज से बोला। तो फलक उसे हैरान से देखती रही। मतलब, क्यों लॉक कर रहे हो मेरा रूम? क्योंकि मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी से सब नहीं होगा, ये मेरा भी घर है और ये कमरा मेरा है, जिसे तुम अपनी मर्जी से लॉक नहीं कर सकते आतिफ। फलक हैरान थी आतिफ के अंदाज से, जबकि आतिफ काफ़ी रिलैक्स बना रहा। फलक, तुम शायद भूल रही हो, ये घर और ये कमरे के साथ साथ मैं भी तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारे लिए फैसले करने का मुझे परमानेंटली हक मिल चुका है। कैसा फैसला? मैं तुम्हारे लिए जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मुझे मेरे घर का तुम्हारा ये कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए लॉक कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि आज से तुम इस कमरे में नहीं रहोगी। मैं तुम्हारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर रहा हूँ और अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो जाकर अपना सामान इस कमरे से निकाल लो, क्योंकि एक बार मैंने यहाँ ताला लगाया
तो दोबारा इसे खोलूँगा नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे रूम में रहोगी जैसे अरमान रहता है। आतिफ ने एक बार में ही अपनी बात कंप्लीट की। आतिफ, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें। फलक की मासूमियत में आंखें भर आई। मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ फलक। मैं अम्मी से बताऊंगी। अम्मी, अब्बू, यहाँ तक कि तुम अगर कोर्ट में भी अर्जी दे दो तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ, पूरी दुनिया को बताओ जाकर। मैं डरता नहीं किसी से। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी। मुझे पता है तुम नहीं आओगी, लेकिन मैं और अरमान वहाँ रह रहे हैं तो तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। दुनिया का कोई भी कानून नहीं बना है जो एक हस्बैंड वाइफ को दूर कर सके। ना ही माँ बाप को ही यह हक मिला है। फलक, तो बेहतर होगा तुम भी जितनी जल्दी समझ सको समझ जाओ। आतिफ नहीं। फलक ने बेबसी से उसे पुकारा तो आतिफ ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसे अपने सामने कर लिया। लिसन फलक, जो तुम्हें था, तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत सच्ची थी। फलक, हम दोनों आज एक हुए हैं और और अब ये है हमारे दो तरफा प्यार की पहली निशानी, सिर्फ तुम्हारे नाम। आतिफ ने कहते हुए अपने चेहरे से जुड़े फलक के चेहरे को और भी अपने करीब किया और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छूकर छोड़ दिया। आतिफ ने बड़े ही सादगी से कहा और फलक जैसे पूरी तरह सन्न पड़ गई थी। जबकि आतिफ वापस सर्वेंट को ऑर्डर देने लगा, जो फलक के कमरे से सामान निकालकर लिविंग में ले जा रहे थे और लिविंग से उसके कमरे में डेकोरेट कर रहे थे। आतिफ ने उसके कमरे का सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवाया और कमरे का ताला लगाकर वहां से चला गया, जबकि फलक वहीं उसी जगह पर सोचों में गुम खड़ी आतिफ को सोचती रही। उसने बेख्तियार धीरे से अपने होठों पर उंगलियां फेरी तो पूरा बदन सिहर उठा। मुझे अभी तक आतिफ के लबों का स्पर्श अपने होठों पर महसूस हो रहा था। फलक रात भरे अपने हाथ में कुछ सामान दिए आतिफ के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, जहां आतिफ अपने बेडरूम के बेड पर सीधा लेटा हुआ अरमान को अपने पेट पर सुलाए धीरे धीरे उसे दोनों हाथों से थपकियां दे रहा था। फलक कुछ देर तक दोनों को यूं ही देखती रही। वहीं आतिफ की नजरें जब दरवाजे पर गई तो फलक वहां सिमटी हुई सी चुपचाप खड़ी थी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो तुम? देख रही हूँ अरमान हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। इसे क्या रात में भी अपनी माँ की जरूरत नहीं होती? आतिफ के सवाल पर फलक अरमान को देखती हुई नम आंखों से बोली। उस वक्त फलक के लहजे में शिकायत से ज्यादा जैसे एक अफसोस था जिसे आतिफ ने महसूस किया। अरमान मुझसे बहुत अटैच है। इसमें ना तो तुम कुछ कर सकती हो, ना ही मेरी गलती है फलक। पर क्यों? मुझे नहीं पता, पर प्लीज तुम ये अपनी आंखें साफ करो। रो रो कर क्यों इन पर ज्यादतियां कर रही हो फलक? मुझे अरमान की जरूरत होती है, पर ये हमेशा। फलक अभी बोल ही रही थी कि जब अरमान की नींद खुल गई और वो जल्दी से आतिफ के सीने से उठकर फलक से लिपट गया, जो अभी वहीं बेड के पास खड़ी उसे ही देख रही थी। मम्मा, मेरा बच्चा। फलक ने अरमान को गोद में लेकर उसका सर और पूरा चेहरा जल्दी जल्दी चूम डाला। मम्मा, आप भी यहीं सोएंगी क्या? अरमान ने मासूमियत से पूछा तो फलक चुप रही। वाओ मम्मा, यानी अब मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ रहूंगा। मजा आएगा। पापा? अरमान की बातों से फलक के होंठ धीरे से बड़बड़ाए। फिर उसने अरमान को अपनी गोद में उठा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते पूछा, पापा? कौन पापा अरमान? ये आपको किसने बताया बेटा? मेरी मामी ने बोला कि आतिफ चाचू मेरे चाचू नहीं है, पापा हैं, और मैं अब से इन्हें पापा बोलूंगा। अरमान ने मासूमियत से कहा तो आतिफ के होठों पर मुस्कान आ गई, जबकि फलक ने अपना सर पीट लिया। उफ, ये हिना भी ना पूरी पागल लड़की है। तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या रात भर? आतिफ ने फलक से पूछा, जो अपना एक हाथ माथे पर लगाए चुपचाप खड़ी थी, जबकि अरमान फलक की गोद में ही सिमट कर उससे लिपटा हुआ वापस नींद की आगोश में जा रहा था। मैं कहाँ सोऊंगी? फलक ने जाने किस बेख्याली में पूछा तो आतिफ उसे आंखें छोटी किए सवालिया नजरों से देखता रहा। तुम वहां सोओगी? आतिफ कुछ देर सोचने और चुप रहने के बाद फलक को कमरे की तरफ अपनी एक उंगली का इशारा करते हुए कहा तो फलक मुड़कर उधर ही देखने लगी जहां पर डस्टबिन रखी थी। आतिफ, क्या है? अब तुम जैसा सवाल कर रही हो जवाब भी तो वैसा ही होगा ना। मेरी समझ से तो लोग बेड पर सोते हैं और तुम पूछ रही हो कहाँ सोना है, तो तुम डस्टबिन में सो जाओ, ठीक है? आतिफ, तुम ठीक से बात नहीं कर सकते हो क्या? मुझसे हमेशा उल्टा जवाब देना, ऐसा क्यों करते हो तुम मेरे साथ? फलक डस्टबिन को गुस्से में देखने के बाद आतिफ की तरफ नाराज पर मायूस नजरों से बोली तो आतिफ ने उसे अरमान को वापस अपनी गोद में ले लिया, जो अब सो चुका था।
तुम जैसा सवाल करोगी वैसा ही तो जवाब पाओगी ना। अरमान को मुझे दो। सोते हुए बच्चे को गोद में खिलाती फिरोगी क्या? मुझे तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बेड पर नहीं सोना है, समझे तुम इतनी अच्छी हो भी नहीं फलक, ना ही तुम्हारी किस्मत कि तुम मेरे आलीशान बेड पर सो सको। आतिफ ने जानबूझकर उसे और चिढ़ाने के लिए थोड़ा रूड होकर कहा और फलक झल्ला गई। तो फिर क्यों लाए हो मुझे अपने कमरे में जब तुम्हारा कमरा इतना आलीशान था? तो मैंने तो तुम्हें सोचने का मौका दिया था, बस तुम्हारे कमरे को लॉक किया है। उसके अलावा पूरा घर तुम्हारा है, कहीं भी जाकर रहो, मुझे क्या। देखो आतिफ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ये अच्छी बात तो नहीं। और अपने शौहर के सर पर खड़ी होकर उसे घूरना कहा कि अच्छा ये मिसेस फलक आतिफ अली, मैं तुम्हारे सर पर खड़ी हूँ? जहाँ चाहे सो जाओ जाकर, सोफे पर, फर्श पर, कहीं भी, आई डोंट केयर। आतिफ प्लीज। आतिफ एक बार फिर से उसी तरह दिखावे के रूड होकर बोला तो फलक की आंखों में आंसू आ गए, जो आतिफ को खुद ही जैसे शर्मिंदा कर गए। उसका मकसद फलक हर्ट करना तो था नहीं। हाँ, बस आज एक बार फिर से वो फलक से झगड़ा करने की उम्मीद में चेहरे पर सख्ती लिए बोल रहा था, जबकि दिल में उसकी मुस्कान थी। उसे तो लगा था शायद आज भी फलक उससे बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा करेगी, लेकिन इस तरह फलक का मायूस चेहरा देखकर आतिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। जहाँ सोना है सो जाओ फलक, मेरी हर चीज़ तुम्हारी है। निकाह में हो तुम मेरे, तो मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं तुम्हें। आतिफ ने बेहद नॉर्मल अंदाज में कहा तो फलक चुपचाप सोफे की तरफ बढ़ गई। वो सोफे पर लेट गई तो, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं आतिफ अरमान को वापस अपने पेट पर लिटाए उसे अपने दोनों हाथों से थपकी दे रहा था, पर उसकी नजरें फलक पर टिकी हुई थी, जो बार बार सोफे पर इधर उधर उठ बैठ रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। फलक उस अनकंफर्टेबल सोफे पर कभी इधर लेटती तो कभी उधर, जो देखकर आतिफ का दिल ही दिल में हंसी आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। आतिफ काफी देर तक फलक को उसी तरह देखता रहा और फलक बेचैनी सी सोफे पर सोने की कोशिश में इधर उधर मचल रही थी। आतिफ ने अरमान को धीरे से बेड पर लिटाया और खुद उठकर बाथरूम में चेंज करने चला गया, पर जब थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आया तो कमरे का नज़ारा देखकर वहीं बाथरूम के दरवाजे पर टिक गया। आतिफ एक टक दीवार से टेक लगाए होठों पर अंगूठा धरे बेड पर देख रहा था, जहां फलक बेड पर अरमान के पास लेटी उससे पूरी तरह लिपटी आराम से सुकून की नींद सो रही थी। उन दोनों को देखकर आतिफ के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई और वो बालों में हाथ फेरता काफी देर तक अरमान और फलक दोनों माँ बेटे को देखता खुशफहमी से खोया रहा। आतिफ के दिल में एक गहरा सुकून, आंखों में खुशी चमक आई थी। आज उसे जैसे अपना जहां मुकम्मल सा महसूस हो रहा था, जब आज उसकी बीवी और उसका बच्चा उसके कमरे में उसके बेड पर पूरे हक के साथ सो रहे थे। आतिफ उन दोनों को देखता हुआ दबे कदमों से बेड की तरफ चला आया। उसने झुककर फलक का चेहरा देखा, जो अरमान की आगोश में छुपाए गहरी नींद में थी। उसने सोती हुई फलक के माथे पर बिखरे उसके बालों को अपने हाथ से हटाना चाहा, फिर जाने क्या सोचकर उसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। वो धीरे से बेड की दूसरी साइड आया और अरमान के माथे पर मोहब्बत से अपने होंठ रखकर उसे चूम लिया। फिर चादर से फलक और अरमान को ढकते हुए वो अपना लैपटॉप लेकर उनसे दूर अपनी वर्किंग टेबल पर बैठ गया। सुबह जब फलक की आंखें खुली तो वो कुछ देर खोई हुई सी सीधी लेटी छत निहारती रही। फिर जब कल के बारे में उसे याद आया तो एक झटके में उठकर बैठ गई। उसने सबसे पहले अपनी साइड में देखा, शायद आतिफ वहां हो, पर वो वहां नहीं था। तो उसने अपनी दूसरी साइड अरमान की तरफ देखा और अरमान को बीच में छोड़कर उसकी दूसरी तरफ आतिफ की खोज की, पर आतिफ जब वहां बेड पर था ही नहीं तो मिलता कैसे। फलक घबराई हुई सी बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उसने कमरे में यहाँ वहाँ देखा तो बालकनी के पास रखी टेबल, जिस पर आतिफ हमेशा अपना ऑफिस का काम किया करता था, आज भी वहीं उसी छोटी सी टेबल की कुर्सी पर बैठा, टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे, हाथों के सहारे चेहरा टिकाए इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था। फलक ने देखा तो उसे जैसे अपने आप में शर्मिंदगी सी महसूस हुई। आज उसी की वजह से तो आतिफ अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर से बेगाना हुआ था। वो जल्दी से आतिफ की तरफ चली आई और उसे आवाजें देने लगी। आतिफ, आतिफ तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? आतिफ उठो। फलक ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर हिलाया, पर वो शायद गहरी नींद में था। आतिफ उठो प्लीज। फलक ने एक बार फिर से उसका बाजू पकड़कर हिलाया,
तो वो चेहरा ऊपर करके अधखुली नज़रों से ओझल उसकी तरफ देखने लगा। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ फलक? आतिफ, तुम यहाँ ऐसे क्यों सोए हो? नहीं, बस यूं ही, तुम जाओ सो जाओ। आतिफ अभी भी नींद में था। उसे कमरे में फैला सुबह का उजाला महसूस नहीं हुआ। नहीं आतिफ, तुम चलो, चलकर बेड पर सो जाओ प्लीज। आतिफ ने धीरे से इनकार में सर हिलाया और जैसे ही वापस टेबल पर चेहरा टिकाया, वह आंखें मूंदे सोने को हुआ कि फलक ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। रात भर कुर्सी पर बैठे बैठे एक ही साइड झुककर सोने की वजह से आतिफ का जैसे पूरा बदन अकड़ सा रहा था। तो वो मुश्किल से चेयर से उठ रहा था जब फलक ने फौरन उसे थाम लिया। आतिफ, संभल कर। फलक, रहने दो। आतिफ अपनी आंखें मसलता हुआ एक बार फिर से कुछ कहने को हुआ जब फलक उसका हाथ पकड़े उसे अपने सहारे बेड की तरफ ले आई। उसने आतिफ को बेड पर बैठाया और उसके दोनों पैर बेड के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे से आतिफ का सर पिलो के सहारे करके उसे आराम से लिटा दिया। आतिफ भले ही नींद से ओझल था, लेकिन उसे फलक को अपने लिए इस तरह केयरिंग देखकर कहीं ना कहीं बेहद सुकून महसूस हो रहा था। पर अभी अभी नींद से जागे होने की वजह से आतिफ कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सका था। सो वो चुपचाप बेड पर आंखें मूंद कर लेट गया और फलक ने जैसे एक गहरी लंबी सुकून की सांस ली। वो 2 पल आतिफ को उसी तरह देखती रही और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो शावर लेकर बाथरूम से बाहर आई तो आतिफ नींद से जाग चुका था और वो बेड पर पैर फैलाए बेड की कॉर्नर से टेक लगाए आधा बैठा अपने बगल में सो अरमान के सर पर उसके बालों से खेल रहा था। फलक एक नज़र इसे देखकर बिना कुछ बोले अपने गीले टॉवल से सुखाते हुए आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आईने में ही एक बार फिर से आतिफ के अक्स को देखा जो ठीक उसके सामने पूरी शीशे पर था और आतिफ के हाथ अरमान के सर पर जरूर थे, पर नजरें उसकी भी फलक पर ही टिकी रहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ देर कमरे में शांति रही, फिर आतिफ ने ही बात की पहल की। कहाँ? मैं नहीं देख रही थी तुम्हें। नहीं तो? फलक हड़बड़ी में उल्टा सीधा बोली। या मुझे नहीं देख रही हो, लेकिन आईने में तुम अपने आप को देखने के बजाय मुझे देख रही हो फलक। मुझे इतना तो पता ही है, बोलो वाई। हाँ तो तुम भी तो मुझे देख रहे हो, फलक ने तपाक से जवाब दिया। तुम में देखने लायक है ही क्या फलक, जो मैं तुम्हें देखूंगा? मतलब? मतलब साफ है, तुम कल भी जैसी थी आज भी वैसी हो। तो क्या आज मुझे चेहरे पर सर्जरी करवाकर रूप बदल लेना था क्या? मुझे तो लगा था मेरी शादी की पहली सुबह मेरी दुल्हन जब मेरे सामने आएगी तो उसे देखकर जी खुश हो जाएगा, जैसे एक नई नवेली दुल्हन को लगना चाहिए। लेकिन तुम तो। आतिफ बोलते हुए चुप हो गया और उसी तरह फलक को एक टक देखता रहा, जबकि फलक हैरान रह गई थी। आतिफ, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम पहले भी जिस तरह उजड़ी हुई सी फीके बेरंग कपड़ों में रहती थी और आज निकाह के बाद भी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब भी तुम उसी तरह रंगहीन शादीशुदी सी बेनूर बनी फिर रही हो। लगता ही नहीं कि तुम सुहागन हो या फिर नई नवेली बीवी। आतिफ, मैं तो बस। रहने दो, तुमसे नहीं होगा फलक। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ तुमसे, सॉरी। फलक कुछ कहती कि आतिफ एक झटके में बेड से उठकर कमरे से बाहर चला गया और फलक मायूस आंखों में अफसोस लिए उसे देखती रही। कुछ ऐसा ही नाश्ते की टेबल पर भी हुआ। आतिफ और आरिसा डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे जबकि फलक उनके लिए नाश्ता लेकर आई थी। आतिफ ने एक बार भी नज़र फलक की तरफ नहीं उठाई और वो अपनी माँ से ही बातें करता रहा। फिर नाश्ता करके बिना फलक से कुछ बात किए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। आरिसा के इशारे पर फलक आतिफ को छोड़ने दरवाजे तक आई थी, लेकिन आतिफ लंबे लंबे कदम बढ़ाता जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गया। ना तो उसने फलक से कोई बात की और ना ही उसकी तरफ देखा, जो ना जाने क्यों फलक को दुखी कर गया। फलक को भले ही आतिफ से नाराजगी थी, लेकिन आतिफ का ये रूखापन उसके दिल को छलनी कर रहा था। पर उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आतिफ से कुछ बात कर सकती, उसे आवाज़ देती। आतिफ जब ऑफिस में था तब भी फलक ने उसे अपने फ़ोन से कई बार कॉल किया, लेकिन आतिफ ने उसका कॉल नहीं रिसीव किया। तो मन मारकर फलक कुछ सोचने के बाद आरिसा का मोबाइल ले आई, जिसे पहली बार में ही आतिफ ने कॉल रिसीव किया। जी अम्मी, बोलिए। तुम्हारी अम्मी नहीं, मैं हूँ फलक। फलक ने थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहा। तो आतिफ, जो अपने एक हाथ में पेन पकड़े हुए था और दूसरे में अपना सेल फोन, फलक की आवाज़ पर चुप्पी साधे बैठा रहा। अब कुछ बोलेंगे भी?
फलक फिर से रूठे हुए पर मायूस लहजे में बोली, अम्मी नहीं तो मेरी बीवी है क्या? फलक के रूठे लहजे पर आतिफ ने भी उसी अंदाज में कहा, नहीं दुश्मन हूँ। फलक ने चिल्लाकर जैसे चिढ़न से कहा तो आतिफ फिर से चुप्पी साधे रह गया। बोलो आतिफ, चुप क्यों हूँ? फोन तुमने किया है, तुम बोलो। मेरा बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मिस्टर आतिफ अली? किसने कहा अच्छा नहीं लगेगा? तुम बोल कर तो देखो, जो कहोगी ये आतिफ अली वो करेगा। झूठ मत बोलो, तुम कुछ कहकर तो देखो। सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठाया क्यों नहीं? क्यों, क्या मसला है? वही तो मुझे तुमसे पूछना है कि क्या मसला है। जब अम्मी के फ़ोन से किया तो एक बार में ही तुमने फ़ोन उठाया और मेरे फ़ोन से। फलक जैसे उसे डांट रही थी, जिस पर भी आतिफ को बुरा नहीं लगा। क्या करोगी मुझसे बात करके जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं तो? आतिफ क्यों बोल रहे हो ऐसा? सच ही तो है। नहीं है ये सच? फिर सच क्या है? आतिफ क्या किया है मैंने? गुस्सा मुझे तुम पर होना चाहिए, तुम खुद मुझे अपनी नाराज़गी दिखा रही हो। फलक इस बार हारी हुई सी लरज कर बोली, अच्छा मेरी क्या गलती है जो मुझ पर गुस्सा करोगी तुम? आतिफ भी डांट गया, तो मेरी क्या गलती है जो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो? कब किया मैंने तुम पर गुस्सा? आतिफ प्लीज। फलक बेबसी में निढाल सी रह गई। सुबह मुझे तुम्हें जिस रूप में देखना था फलक, तरसा दिया तुमने मुझे यार। मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी कि मेरी शादी की पहली सुबह मेरी बीवी के साथ इस तरह होगी। आतिफ अब अपने असल मकसद पर आया। वो भी लरज कर बोला तो फलक झेप गई। मैंने अपने पुराने सिंपल से कपड़े पहनने इसलिए? हाँ, जब मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी शॉपिंग की है तो तुमने वो बेरंग हल्का सा पुराना सूट क्यों पहना? क्यों तुम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार नहीं हुई फलक, कि मेरी नज़रें जब सुबह खुलती तो तुम्हारे श्रृंगार से सजे चेहरे पर से हटना भूल जाती यार? क्यों फलक? आतिफ शिकायती अंदाज में हारा हुआ सा बोल रहा था और इधर फलक की आंखों से आंसुओं की जोरदार बारिश हो रही थी। आतिफ, मुझसे नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी आतिफ। फलक की आवाज़ बेबस में भरी भरी हुई सी थी, जो आतिफ को महसूस भी हुआ था। फिर भी कोशिश करो फलक, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आतिफ ने अपने सर्द लहजे में धीरे से कहा तो फलक बिना कुछ बोले चुपचाप फ़ोन कान से लगाए खड़ी रही और फिर रोती हुई जल्दी से कॉल कट कर दी। हिना जैसे ही आइसक्रीम खाकर अपनी गाड़ी की तरफ आई थी, जहां ड्राइवर उसका वेट कर रहा था, और खुद असीम भी अभी अभी वहां से हटा था, जो हिना को आइसक्रीम दिलाकर दो पल को कहीं अपने आप अपने काम से गया था। हिना गाड़ी के पास पहुंचती कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिना ने पलट कर देखा और इससे पहले वो सामने वाले को पहचान पाती, किसी और दूसरे ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया जिसमें नशे की दवाई थी, और दो पल में वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसको खुद पता नहीं था कि वो किसके साथ है और कहाँ है। आखिर हिना को किसने किडनैप किया, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।